जाके ना हाइड्रोजन कर। नमस्कार साथियों, टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 6 to 8 की हिंदी पर डे 5 बजे का क्लास आपको मिलती है। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 है। लगातार आप लोग जुड़ते हैं और अपना आकलन देते हैं क्वेश्चन को लेकर के। तो कल रात में 9 और 10 का रिजल्ट आ गया, 11 और 12 का रिजल्ट आना बाकी है। तो अब आप समझ लीजिए कि लास्ट जनवरी या फरवरी के जो पहला वीक है, पूरी संभावना है कि टीआरई 4 का जो वैकेंसी है वह आपकी आ जाए। और मात्र 3 महीने, जिस दिन फॉर्म आ गया, मात्र 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा। 3 महीने का समय दिया जाएगा। आपके परीक्षा को लेकर के समय ज्यादा आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए जिनका सीटेट निकला हुआ है और जिनका सीटेट अभी हाल में दिया है, जिनको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, वो भी तुरंत चैनल से जुड़ जाए और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस नंबर 5 है ये बीपीएससी 6 to 8 हिंदी बीपीएससी टीआरई 4 फैकल्टी सुचित सर यानी मैं। आपको पर डे क्लास 5 बजे मिलती है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रश्न पे। आज का प्रश्न क्या रहने वाला है, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। आपको इसमें जो मिलेगा वह आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, सारी चीजें आपको इसमें आपको मिल जाएगी। चलिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रश्न आपका है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। तद्धित प्रत्यय का योग है। यहाँ पे हम कई प्रकार से कई चीज समझेंगे। पहले हम समझेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दांश के अंत में लगते हैं। शब्द नहीं, शब्दांश। शब्दांश के अंत में लगते हैं। मैंने कई बार कहा अंत में लगते हैं। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज मैं बात करूंगा, प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दांश के अंत में लगते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का क्या होता है, जिसके साथ लगते हैं वह अर्थ दे देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यहां समझिएगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यहाँ पे जानने वाली यह बात है कि कृत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे और तद्धित प्रत्यय कैसे पहचानेंगे। आपसे निवेदन का आप लोग उत्तर दिया करिए। आप लोग उत्तर देना पता नहीं क्यों समझते केवल सुनने सुनने से फायदा नहीं है, उत्तर भी दिया करिए। यहाँ पे किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है अभी मैं बता दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कृत क्या है तद्धित क्या है। तद्धित कहते हैं जो धातु से बनते हैं, जो धातु अर्थात क्रिया से बनते हैं। ठीक, जो धातु या क्रिया से बनते हैं। तद्धित क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनते हैं। विशेषण से बनते हैं। इसका मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बना हुआ है। बाकी सब धातु या क्रिया से बने होंगे। अब आप समझ गए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। जो धातु से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनाए जाते हैं। यहाँ पे 3 जो है कृत प्रत्यय होंगे, एक आपका तद्धित प्रत्यय होगा। अब देखिए, लर्ण क्या है? क्रिया है। लड़ना क्या है? एक क्रिया है। लड़ना क्या है? एक क्रिया है। अगर आपको प्रश्न ना आए साथियों
तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रश्न को हम कैसे पहचाने। एक सेकेंड, प्रश्न को हम कैसे पहचाने ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सुनहरा की बात करूं, सुनहरा क्या है? आपका विशेषण से बना है। किससे बना है? विशेषण से बना है। जब कोई चीज संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बाकी जो तीनों हैं आपके किससे बने हैं? आपके बने हैं। जैसे इसको देखा जाए, पाठक, पठ धातु है। पठ क्या है? धातु है, धातु से बन गया। लड़ाई क्या है? धातु से है। दृश्य मतलब देखना, दृश्य मतलब देखना, दृश्य क्या है? धातु से है। दृश्य क्या है? धातु है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो तीनों हैं यह कौन से प्रत्यय हो गए? यह आपके कृत प्रत्यय हो गए। क्या हो गए? कृत प्रत्यय हो गए। क्यों? ये तीनों धातु से बने हैं। सुनहरा जो है आपका किससे बना है? विशेषण से बना है, इसलिए यहां पर ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने पूरा प्रत्यय की परिभाषा समझ ली। सोचिए एक क्लास में आपने कितनी सारी चीजें समझ ली। मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि सारी चीजें आपको पता रहें। अब यहाँ पूछा है कि ये उपसर्ग क्या है। मैंने उपसर्ग कई बार बता दिया है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के शब्द नहीं, शब्दांश के पहले लगते हैं, पहले लगते हैं। इनका अपना एक अर्थ होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे उप, उप क्या है? एक उपसर्ग है। उप मतलब समीप। दूर, दूर क्या है? एक उपसर्ग है। दूर मतलब बुरा। अनु एक उपसर्ग है अर्थात पीछे। तो हर एक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। समझ गए आप? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? यहाँ प्रश्न पूछा है कि स्वाभाविक और स्वागत में कौन सा? और संस्कृत के हिसाब से 22 उपसर्ग होते हैं। यही पूछा ही जाता है। संस्कृत के हिसाब से उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में, यही प्रश्न पूछा भी जाता है। तो दोनों में स्व है, दोनों में शु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और श्व है। उपसर्ग पहचानना है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। कैसे तोड़ेंगे? स्व प्लस भाव प्लस एक, आपका यह बन गया टू प्लस आगत, टू प्लस आगत, टू प्लस आगत। अगर एक प्रश्न मैं ऐसा बना दूं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा हुआ है। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछ लेता है कि आपका प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा हुआ है, ऐसे पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी है, आपका ये भी है। ठीक, फिलहाल में स्व और सु, और यह कौन सा है? आपका संधि में यण संधि है। संधि पूछ लेगा तो यण संधि है। तो स्व है और शु है, इस हिसाब से आपका सी विकल्प हो गया। क्या हो गया? सी विकल्प आपका हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? देखिए हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन दोनों होते हैं। संस्कृत में आपके वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में हम बात करेंगे वचन आपके 2 होते हैं। कुछ वचन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, और कुछ वचन ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं।
कुछ का एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे प्राण, भक्ति, शिशु और पुस्तक। तो यहाँ पर ये जो प्राण है ये हमेशा बहुवचन में होता है। क्या होता है? बहुवचन में होता है। प्राण, आंसू, आंसू, ये सब क्या है? कभी मान ले प्राण पूछ लिया, आंसू, दर्शन, प्राण, आंसू, दर्शन, होठ। याद कर लीजिए, लिख लीजिए। लोग, ये क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में होते हैं। मान लीजिए इसमें नहीं पूछा, पूछ लिया आंसू एक वचन में होता है, बहुवचन, बहुवचन। दर्शन, होठ, लोग, ये सब क्या है आपके? बहुवचन में होते। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? चारों की संधि विच्छेद की गई है, 3 गलत है, 1 सही है। ठीक, ग्रीष्म प्लस ऋतु, स्मतु, सत प्लस नारी, सद्धारी, 1 प्लस 1 1 1, पितृ प्लस उपदेश, पित्रोपदेश। आप लोग भी अगर जवाब देने की इच्छा हो तो जवाब दे दीजिए। यहां पर ये जो 1 प्लस 1 है क्या होना चाहिए था? 1 का 1 होना चाहिए था, 1 का 1, वृद्धि संधि। यहाँ डबल पाई होना चाहिए था, वृद्धि, डबल पाई होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया। इसका से गलत हो गया। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश, ये होना चाहिए था। इसके कारण से यह आपका गलत हो गया क्योंकि पितृपदेश है। सदनारी, ये होना चाहिए था, इसके वजह से आपका गलत हो गया। तो पहला विकल्प सही बचता है, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्मर्तु। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही? ये हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में है आप, सबसे पहले विकल्प को कम करना सीखिए। जैसे मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे अभी चारों विकल्प दिया है तो एक मान ले 25% चांस इसमें है, 25% चांस इसमें है, 25% इसमें है, 25% चांस इसमें है, परसेंट का। देखिए यही आपका कहते हैं स्मार्ट वर्क है ये पढ़ाई का, 25-25% का। अगर आप क्वेश्चन को कम करते जाएंगे, विकल्प को कम करते जाएंगे, श्योर है कि ये नहीं होगा। जैसे अगर आपने एक विकल्प कम कर दिया तो आपकी क्वेश्चन की श्योरिटी 75% बढ़ गई, मतलब 3 में 75% हो गया। बट बांट सकते हैं कितना? अगर आपका 2 आपका कम हो गया तो अब आपका क्वेश्चन का पर्सन क्या हो गया? 50-50% हो गया। अभी तक जो आपका 25-25% था, जैसे ही आपने ऐसे ट्रिक अपनाई कि जो नहीं आ रहा है हाँ ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे आपको पता है 1 प्लस 1 1 का 1 नहीं होता है, आपने गलत कर दिया, कहा ये तो हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पे। आपने विकल्प को कम कर दिया, विकल्प कम करते ही क्वेश्चन की परसेंटेज की संख्या बढ़ गई। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, विभाषा से आशय क्या है? विभाषा से आशय क्या है? राजभाषा, मातृभाषा, एक प्रांत की बोली और एक देश की भाषा। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। साथियों यह क्लास आपकी 5 बजे चलती है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब कर देंगे तो। एक प्रांत की बोली, एक प्रांत की बोली है तो एक प्रांत की बोली को क्या बोलते हैं? एक प्रांत की बोली को हम क्या बोलते हैं?
विभाषा बोलते हैं, एक प्रांत की बोली को। यह बोली से बड़ी होती है, बोली से इसका क्षेत्र बड़ा होता है, बोली से इसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। और भाषा से कम, भाषा से कम इसका होता है, भाषा से कम होता है। बहुत अच्छा, सांसी कम होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। साथ ही साथ अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली आदि हिंदी की प्रमुख विभाषाएं हैं। मतलब अगर देखा जाए, ब्रजभाषा, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, ये तमाम क्या है, हिंदी की विभाषाएं हैं। क्लियर हो गया? एक प्रश्न में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जानकारियां आपको दे दी जाती हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच किस भाषा कहलाती है? तानी, रेखता और दक्षिणी। आपको बीपीएससी में ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। यहां पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हिंदू और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। फिर क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है। न इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, न इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, न आपके उर्दू के अरबी और फारसी होते हैं। यह कोई लिपि इसकी कोई इसकी लिपि हो ही नहीं सकती है। लिपि किसी एक की विशेष होती है, हिंदू नहीं। अजय जी, यह जो है आपका हिंदुस्तानी होगा। जब हम आप पढ़ते हैं गार्ता ततासी, पहली हिंदी साहित्य की जो रचना है, इतिहास लेखन है, परंपरा पढ़ते हैं, जॉर्ज गियर्सन के बारे में पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं तो ये सबका प्रयोग बहुत मिलता है हिंदुस्तानी। राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं और लक्ष्मण सिंह को पढ़ते हैं, तब आपको इस चीज का विशेष जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक, ये सब बात जब थ्योरी क्लास आपकी चलेगी, जब आपका जो सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है, जब चलेगा, उसमें मैं इतना डिटेल में लिखाऊंगा, आपको नोट्स मिलेगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आए तो आपका हो जाए। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागरी अपभ्रंश और मागधी, ये पूछा गया है। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो आप लोग का पहले आंसर आ जाए, ताकि मैं डिटेल में जा सकूं क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश में क्या क्या आता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, राजस्थान, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपके आते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है गुजराती किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, आपको याद होना चाहिए। आप पश्चिमी हिंदी में क्या आएगा? ब्रज भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, इसको हम कौरवी भी बोलते हैं। और कौरवी नाम किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन ने। एक बार परीक्षा में पूछ लिया था
कि खड़ी बोली के नाम कौरवी किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन ने। अब बात करेंगे कन्नौजी, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कन्नौजी, कन्नौजी 5 आती हैं। हरियाणवी जो अभी जो पूछा है, हरियाणवी या बांगरू, इसको बांगरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगरू बोलते हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी। अब यहाँ प्रश्न क्या एक और है, अभी याद आ रहा है तो याद आ जाएगा, लिख दूंगा। बुंदेली, बुंदेली इतनी जो है आपके इसके अंतर्गत आती हैं, ब्रजभाषा, सॉरी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न क्या पूछा है? हरियाणवी या बांगरू कौन से आता है? तो अगर पश्चिमी का ना दे, कह दे खड़ी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? हाँ, तो कानों में बुंदेली भाषा हरि के पास चली। अभी इन्होंने एक ट्रिक बनाया है नवेंदु ने, बहुत अच्छा इन्होंने अपने लिए बनाया होगा, लेकिन यह बहुत कारगर है याद करने के लिए। एक राजस्थान में क्या है? जयपुर में मामा, एक ट्रिक है, मैं भी बना दे रहा हूं। जयपुर में मामा, जयपुर में मामा अगर आप एक ट्रिक याद करेंगे, पहला क्या जाएगा? जयपुरी, पहला क्या जाएगा? जयपुरी। में से मेवाती, में से मेवाती। माँ से मारवाड़ी, माँ से मारवाड़ी। माँ से मालवी। ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। जयपुर में मामा, जयपुर में मामा, पहला जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। ये भी एक ट्रिक है। अर्धमाला आता है ए बी सी, ए बी सी, अर्थात अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। मागधी की बात करें, बिहारी, इसमें भोजपुरी में बिहारी, प्रिया, बांग्ला, असमिया, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? केवल बिहारी। हमारे सिलेबस में क्या है? बिहारी है। अब बिहार पेपर देने जाएंगे, भैया बिहारी तो आनी चाहिए। इसका एक ट्रिक है भोजपुरी मैम, भोजपुरी मैम, मैम, भोजपुरी मैम, याद रखिएगा। मतलब पहला भोजपुरी, भोजपुरी। दूसरा मैं से मैथिली, जहां से सीता जी थी, राम जी के ससुराल। मैं से मगही, से कही। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना डिटेल आपको साथियों बता दिया गया एक प्रश्न में, कितनी सारी चीजें आपको तैयार करा दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। आंसर अभी तक नहीं आया। महात्मा गांधी, क्या आपके महाराष्ट्र में है और 1936 में स्थापना हुई थी। एक शाखा आपके प्रयागराज के झूसी जो भी खुली हुई है,
एक शाखा कहाँ पर है? प्रयागराज के झूसी में आपका है, यह महाराष्ट्र में आपका है। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित, देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने किया था 1936। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट। पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। इस दिया गया समय है, भाषा का जो विकास क्रम था, पाली का 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी, ये पाली का समय है। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा 500 ईस्वी। अगर मैं बात करूं 500 नहीं रही, तो 500, हाँ 9 का डी, चलिए 9 का डी आपका आ गया है। पाली, प्राकृत, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे पहले संस्कृत, अगर सबसे शुरुआत में देखा जाए तो संस्कृत क्या आ जाएगा? संस्कृत। संस्कृत आया, पाली आई, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, फिर आपकी हिंदी आई, आपकी हिंदी आई। क्योंकि अवहट अपभ्रंश का रूप था, इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी की जननी कौन है, तो हम अपभ्रंश लगाते हैं। तो लोग संस्कृत लगा के चले आते हैं, तो लोग यह गलत करके चले आते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आप बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो संस्कृत लगा के चले आते हैं और गलत हो जाता है। अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी है, 500 से 1000 ईस्वी है, इसका 1000 से 1400 ईस्वी के बाद आपका हिंदी प्रारंभ हो जाता है। 24 तो आपका हिंदी प्रारंभ हो जाता है। पूनम जी, डेविड दी, बहुत अच्छा पूनम, स्वागत है। यह क्लास पूनम जी 5 बजे चलती है। यहां मैंने टाइम पीरियड लिख दिया। सबसे पहले संस्कृत, जिसमें लौकिक और वैदिक और लौकिक संस्कृति आता है, फिर प्राकृत, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। और हिंदी की उत्पत्ति यहाँ पे कई बार पूछा गया है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति याद लिखिएगा, संस्कृत नहीं होता है। उत्पत्ति किससे होता है आपका? याद रखिएगा, अपभ्रंश से होता है। से अपभ्रंश से, संस्कृत लगाएंगे गलत हो जाएगा। या हिंदी की जननी, हिंदी की जननी क्या है? आदि जननी नहीं, जननी। अगर ये प्रश्न पूछेगा तो भी आपका अपभ्रंश होगा, याद करिएगा। ये बच्चा बहुत बार गलत करता है, पता नहीं क्या सोच के। यह बहुत गलत आप लोग कर देते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि इतनी ज्यादा व्याख्या को मैं कर दे रहा हूं कि प्रश्न कम ही हो पाते हैं। मेरे क्लास में बड़ी समस्या रहती है, प्रश्न की संख्या 15-20 ही रहती है, लेकिन उसका पूरा एक नोट्स आप बना सकते हैं। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए यहां पर, अवहट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर पिछला प्रश्न देखा जाए, अवहट का प्रयोग, अवहट का प्रयोग सर्वप्रथम, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक प्रश्न मैं आपको दे दूं, अवहट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आप बता सकते हैं।
ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था। किसने किया था? ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था। गण रत्नाकर इनकी रचना है, गण रत्नाकर। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गण रत्नाकर में हुआ था और ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, लेकिन मैं ऐसे ही प्रश्न यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संज्ञा पदबंध बतलाने वाले वाक्य कौन से हैं। देखिए पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, यहाँ पे पूछा है संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, रात को पहरा देने वाला। तो रात को पहरा देने वाला जो है, अब चूंकि संज्ञा पदबंध आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो प्रश्न भी आपका गलत हुआ है वहां नहीं होगा। अभी तो गलत हो गया, वहां नहीं होगा। सबका 10 का ए आया। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला संज्ञा पद कहलाता है। ठीक, वाक्य में जो सर्वनाम का काम करेगा उसे सर्वनाम पदबंध कहेंगे। वाक्य में जो क्रिया का काम करेगा क्या पदबंध कहेंगे। विशेषण काम करने वाला विशेषण। चलिए निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने चला गया। योग करके वह टहलने चला गया, इसका क्या होगा? जहां कर्ता एक कार्य को समाप्त कर, एक कार्य को समाप्त कर तुरंत, नहीं कि 2 साल बाद, तुरंत दूसरा कार्य करने लग जाए, तुरंत तुरंत दूसरा कार्य करने लग जाए, दूसरा कार्य करने लग जाए, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती। पूर्वकालिक क्या होती? परिभाषा भी आपको याद हो गई। जैसे योग करके वह टहलने चला गया, देखो नाम से मतलब नहीं है। देखो निवेंदु श्रीवास्तव, नाम से मतलब नहीं है, संज्ञा के लिए जो काम करता है। परिभाषा समझिएगा। यहां आप राम श्याम ये सब ढूंढ रहे होंगे। चलिए कल की क्लास में मैं संज्ञा पदबंध के विषय में आपको बता दूंगा। कल जब आप 5 बजे जुड़ेंगे संज्ञा पदबंध थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूंगा ताकि जो आपका संशय और विस्मय समाप्त हो जाए। नाम से मतलब नहीं है, संज्ञा के पहले जो संज्ञा के सहायक के रूप में काम होते हैं, संज्ञा के सहायक के रूप। रात अगर आप चेक करेंगे, रात, रात शब्द क्या है बस हमको ये बता दीजिए। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? बस अगर आप मुझे ये बता देंगे आपका आंसर खुद मिल जाएगा। ठीक, रात शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया और विशेषण। यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। जैसे एक कार्य समाप्त हुआ तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया, मतलब योग किया और टहलने चला गया।
वह पढ़कर सो गया। तो पहला काम उसने क्या किया, पढ़ाई की। दूसरा काम क्या किया, सो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए। वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इस रीतिकाल और आदिकाल को लेकर नामकरण, अब संज्ञा है ना, बस जब आप समझ गए संज्ञा है, इसीलिए आपका यह संज्ञा पदबंध हुआ है। समझ गए आप? चलिए यहां पर चिंतामणि से इन्होंने माना है। रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि से। और तमाम विद्वान जो है केशवदास से मानते हैं। रसवादी आचार्य थे। ये चार भाई थे, कुशल, मतिराम, जटाशंकर मिश्र। कुशल, मतिराम, जटाशंकर और चिंतामणि त्रिपाठी। शंकर त्रिपाठी और चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, ये चार भाई थे। और इन चार भाइयों में मतिराम भी बहुत फेमस प्रसिद्ध कवि हैं। कुशल आपके इकलौते ऐसे कवि हैं जो कि रीति काल में सब श्रृंगारिक रचना लिख रहे थे। इन्होंने वीर परक रचना लिखी, वीर परक रचनाएं की, वीर परक रचनाएं की। हजारा, एक ये जो है आपके चिंतामणि, ये रसवादी कवि थे, सिद्धांत रसवादी कवि थे, रसवादी कवि थे। और रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया। पहला अगर हम देखेंगे रीतिबद्ध, पहला क्या है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति, ये तीन भागों में रीतिकाल को तीन प्रकार के कवियों में बांटा गया जो जिस विचारधारा का था। यहां पर अगर देखने वाली बात होगी, रीतिबद्ध मतलब परंपरा के नियमों को बांधकर चलना। ऐसे कवि जो संस्कृत के नियमों में रहकर रचनाएं करते थे, संस्कृत के नियमों को आधारशिला मानकर रचनाएं करते थे, तो एक ग्रुप में गए, बद्ध, बद्ध मतलब बंधना। ऐसे कवि जो नियम को मानते तो थे, नियम को जानकार थे, नियम को जानते थे, फॉलो भले ना किया हो लेकिन नियम को जानते थे। अरीति सत्य में बहुत फेमस कवि हो बिहारी, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए बिहारी, जिनकी एक रचना है बिहारी सत्य। रीति मुक्त मतलब जो एक्चुअल कवि थे, जो नियम को नहीं माने, न फॉलो किया, जी इनके अंदर से जो चेतना विरह वेदना आई, उसी के आधार पर रचनाएं की। घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है आप पढ़ेंगे तो लगेगा आप मार्मिक हो जाएंगे। इनका वियोग पढ़ेंगे और इनका वियोग पढ़ेंगे, बहुत अंतर आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा अंतर आपको। फिलहाल में चलिए, बहुत लंबा हो जाता है। समझ में आ रहा है? आप लोग बताएं कोई दिक्कत तो नहीं है भाषा शैली को लेकर के?
भाषा शैली को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं है? या समझने में कोई दिक्कत है? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी आलोचना आपके सामने रख देता हूँ। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, हाँ सर ये समस्याएं हैं, आप आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस समुदाय में दिखे? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, सबको पता है भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में कौन से हैं? सगुण काव्यधारा के हैं। सगुण काव्यधारा, उसमें भी क्या है? कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। धारा के जो प्रतिनिधित्व करते हैं एक वात्सल्य सम्राट कहा जाता है इनको, वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य, वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, कई बार पूछा गया है पेट में। वात्सल्य एक रस है। ठीक, धन्यवाद, समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग का भी जानना बहुत जरूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। सूर सागर, सूर सारावली, और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। सूर सागर ही जो है से, और ये वल्लभ संप्रदाय से थे, वल्लभ संप्रदाय के थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। पूछ लेते ना। हाँ, शुक्ला जी ने इनको जीवन का उत्सव कभी कहा है। देवेंदु, अब ये बातें तो जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम अभी एक प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं, और प्रश्न श्रृंखला में मैंने बहुत सारे आपके मतलब तब भी मैं अपने स्तर पे बहुत व्याख्या कर दे रहा हूँ। सारा डिटेल किसने क्या क्या कहा है, चाहे वो सूरदास हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, जायसी हो, विद्यापति हो, जब आप थ्योरी की क्लास चलेगी तब वहां बड़ा मजा आएगा। 6 to 8 की भले आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आपका हर क्लास के लिए काम देगा। और अष्टछाप के ये प्रमुख कवि थे, दास जी, सॉरी सूरदास जी, सूरदास जी प्रमुख कवि थे, अब वल्लभ संप्रदाय से थे। तो एक आप लोगों ने जानकारी दी। चलिए, एक है जीवन का उत्सव को कवि कहा है, ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो निबंधु जी का जो देख रहे हैं पूरी को भी आप कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न और कराएंगे, बाकी प्रश्न कल कराएंगे हम। यहाँ पर जो इंदु एक है रचनाकार, अपभ्रंश के हैं, कौन है? जो इंदु, जो इंदु ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किया। और परमार्थ प्रकाश और योगसार, परमार्थ प्रकाश और योगसार, ये आए हैं।
परमार्थ में है, तो आओ करेक्ट कर दूं। पर काश। क्लियर। अब हम आखिरी प्रश्न लेके आएंगे, कल हम डिटेल में प्रश्न, कल क्लास और लंबी रहेगी, थोड़ा सा आज क्लास मुझे छोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक। लगातार मेरी 3 क्लास चल रही है, थोड़ा सा मुझे भी कुछ चाहिए। और ये 6ठी शताब्दी के थे, 6ठी शताब्दी के, ये पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था? सुबोध, नागार्जुन, नागार्जुन। गांव में इनका स्टेटिंग बता दूं, गांव में इन्हें सब क्या बुलाते थे, आपको मजा आएगा, हक्कर मिसिर, हक्कर मिसिर बुलाते थे, सिर, हक्कर मिसिर बुलाते थे। गांव में क्या बोलते थे? हक्कर मिसिर, हक्कर मिसिर गांव में को बुलाते थे। एक बात और जानने वाली बात है, संस्कृत में इन्हें नागार्जुन, जब संस्कृत की रचनाएं करते थे इन्हें नागार्जुन कहा गया, नागार्जुन हो गया, ठीक। संस्कृत में जब इन्हें नाम दिया गया तो ये नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए, नागार्जुन, नागार्जुन। मैथिल में जब रचनाएं की, मैथिल में रचनाएं जब की, रचनाएं, इनका उपनाम क्या था? यात्री। क्या था साथियों? यात्री था। इनके कितने नाम मिले? ये कई नाम मिलते हैं। ये क्लास पर डे यूट्यूब पे चलेगी। देवेंदु, यह क्लास पर डे मेरे प्यारे साथियों 5 बजे यह क्लास चलती है, शाम को पर डे 5 बजे चलती है, आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक। क्लास अच्छी लगी हो बता दिए, खास कर क्लास समझ में आया है। त्रिलोचन नाम क्या है? सबका नाम जानिए, वासुदेव, वासुदेव। त्रिलोचन नाम क्या है? वासुदेव सिंह, वासुदेव शास्त्री, सिंह नहीं, सिंह तो गलत हो जाएगा ना, हाँ वासुदेव सिंह। इनका नाम क्या है उपनाम? वासुदेव सिंह, त्रिलोचन का पूछ लेगा, त्रिलोचन का नाम क्या है? वासुदेव, बता दीजिएगा भाइयों। धूमिल का क्या है? सुदामा पांडे धूमिल, इनके गांव आप कभी जाइएगा, सुदामा पांडे धूमिल, मैं तो इनके गांव गया हूं, बनारस में है, खेवली में, सुदामा पांडे धूमिल के घर मैं गया हूं, धूमिल जी के। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, मैंने जितने भी साहित्यकार हैं मैं लगभग सबके घर गया हूं, चाहे वह निराला जी हो, चाहे वह प्रेमचंद जी हो, चाहे वह बिल जी हो। जब हम इनका पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ जब इनके वास्तविक जीवन में प्रवेश हम करते हैं, इनके घर जाकर के इनके रहन सहन, इनके शिक्षा दीक्षा, इस सुदामा पांडे धूमिल इनके मैं कमरे में गया, एक कोठरी है, इनके कमरे कोठरी है, खेवली गांव है, बनारस में के पास खेवली एक गांव है साथियों, अभी आप जाइएगा। मैंने अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मेरा पीजी चल रहा था, तो तो मेरे साथ एक चीज थी कि मैं प्रैक्टिकल करने में बड़ा विश्वास करता हूँ, जो आंखों देखा चीजें मुझे ज्यादा समझ में आती हैं, इसीलिए मेरे जो उदाहरण भी होंगे वो चाहे साहित्य के हो, व्याकरण के हो, वो आज के उदाहरण देखने को मिलेंगे, पुराने उदाहरण को मैं उतना पसंद नहीं करता। इसलिए आप लोग भी मौका लगे तो जाइए। अगर आप बिहार से हैं, देखिए बिहार का कौन सा कवि है जो बिहार में जन्मा है, उनका शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, लेखन शैली, संघर्ष देखेंगे
उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। किताब में जब हम पढ़ते हैं वो मजा नहीं आता है, जब हम वहां जाते हैं तो उसका अलग ही मजा रहता है, उसका अनुभव अलग होता है। त्रिलोचन और गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी एक रचना है, सॉरी इनका नाम है। रचना पे बात करेंगे हो जाएगा। यहाँ एक चीज बात करने वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि संस्कृत नहीं, अब मैं संस्कृत और मैथिल में थोड़ा सा देखिए इतना सारा बात रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। संस्कृत और मैथिल में इन्हें यात्री कहते थे। ठीक, गांव वाले ने ठक्कर मिश्र बुलाते थे, गांव वाले ने ठक्कर मिश्र बुलाते थे, वैद्यनाथ मिश्र। उसके बाद हिंदी में इनका नागार्जुन। नूर खान, स्वागत है सबका। तो अब आज क्लास, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं साथियों, क्वेश्चन तो लगभग 30-35 है, लेकिन इतनी सारी व्याख्या मैंने कर दी है। तो कल आपकी क्लास 5 बजे चलेगी साथियों। अगर आप 6 to 8 का एक सीट चाहते हैं एक सा सीट आपका हो जाए, प्लीज अभी से लग जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। टीआरई 4 आ रहा है 6 to 8 की बड़ी, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथियों कंपटीशन है। तो मैं चूंकि लगातार 9, 10, 11 सब पढ़ाता हूं, मुझे पता है सबसे ज्यादा कंपटीशन है तो 6 to 8 में है। अगर आप 6 to 8 में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, आप 9628 95 92 37 पे कॉल कर सकते हैं, जहां मेरे द्वारा आपको थ्योरी क्लासेस सारी दी जाएंगी, सारी चीज दी जाएगी। मुझे यूपी टीजीटी, ऋचा शुक्ला, यूपी टीजीटी का भी तो चल रहा है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, और आरंभ बैच आपके लिए नया लॉन्च हुआ है। ठीक, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी चल रहा है। हालांकि ये क्लास सब में काम देगी, जिस स्तर पर मैं पढ़ा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए भी बड़ा कारगर क्लास है, मिल जाएगा। आप 9628 95 92 37 कर लीजिएगा, 9628 95 92 37। उत्कर्ष स्वागत है, बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, जल्दी से जॉब पाओ। जितने मेरे प्यारे साथी हमसे जुड़े हैं सारे लोग कहीं जॉब लग जाए, मेरा आशीर्वाद है। चाहे वो ऋचा हो, उत्कर्ष हो, नूर खान हो, ऋचा हो, नवेंदु हो, जितने भी मेरे प्यारे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी जॉब लग जाए, मेरा आशीर्वाद है। ठीक, और शिक्षक का आशीर्वाद हमेशा लगता है, आपको पता ही है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में आपका रेलवे से वैकेंसी टीजीटी आई है और प्राथमिक विद्यालय की आई है, उसके इन्फॉर्मेशन मुझे देना है, वहां हम आपसे मिलेंगे इन्फॉर्मेशन के रूप। ठीक, चलिए अब कल पुनः कल 5 बजे, अब कहना ना पड़े आपको, ढूंढना ना पड़े, 5 बजे यह क्लास प्रारंभ हो जाएगी, तो 5 बजे क्लास में ज्वाइन हो जाइए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।